हो, एक भाषण हमारे यहाँ दे दो। तो समन संघ की स्टेज पे, मंच पे, समन संघ के कार्यक्रम में हर लोग तैयार रहते हैं भाषण के लिए, किसी ने मना नहीं किया। शेड्यूल में सबके टाइट थे, संडे को होते हैं, पर कईयों ने कहा कि हम शेड्यूल को छोड़ देंगे, समन संघ के कार्यक्रम में एक बीच में लेकर करेंगे। पर बोलना क्या है? उन्होंने मुझसे पूछा बोलना क्या है, तो मैंने कहा समन संस्कृति का कार्यक्रम है, समन कल्चर का कार्यक्रम है। कहने लगे अगली बार मौका देखेंगे, इस बार तो माफी कर दो हमें। सबका लगभग यही जवाब है। कारण ये नहीं कि वो विद्वान कम हैं, अच्छे पीएचडी वाले भी हैं, पूर्व पढ़ाते भी हैं, जानकार भी हैं, पर समन के मामले में सब खाली है। जितना समन के बारे में समन संघी लोग जानते हैं, भारत में समन कल्चर, समन के बारे में उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। समन शब्द के बारे में नहीं जानते। हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं, वो नए आए हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है पूरा का पूरा ये युवाओं के हाथ में रहा है और युवाओं ने इसके लिए बड़ी मेहनत की है। जैसा भी उनसे बन पड़ा, जितना भी बन पड़ा, वो सब यहाँ युवा आएंगे, आपसे परिचित होंगे, पर हमें युवाओं को कार्यक्रम देने चाहिए और युवाओं पे भरोसा करना चाहिए। तो ये कार्यक्रम उन्हीं के द्वारा है। जब वो लोग आए तो उनका जोरदार स्वागत करके आप खड़े होकर स्टैंडिंग करें ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो आगे भी कार्यक्रम लगाए। तो उनमें से जो हमारे वॉलंटियर युवा हैं, उनके फादर ने पूछा ये समन क्या है, तो वो कहने लगे कि एक डॉक्यूमेंट्री बना दीजिए जो समन के बारे में बताए क्या है क्या नहीं है। बड़ा मुश्किल है समन के बारे में समझाना, पर बड़ा आसान भी है। अगर ध्यान से सुनोगे तो अपने खून में पाओगे, अपने आसपास पाओगे। आज कंसेप्ट पानी पी के होगा, क्योंकि कल से जगे हुए हैं, गला सूखा हुआ है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। समन में अगर हम से और मैं शब्द लेते हैं तो बनता है सम। सम का मतलब अधिकतर कहते हैं बराबर, समता, समानता, ऐसा प्रचलित है, पर ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल है से मैं, स्वयं। ये स्वयं का सम बना हुआ है। से और ये माने से जो होता है वो होता है जिसको आप बोलते हैं स्वयं, इसको बदल दिया गया है स्वयं। और मैं माने मैं, यानी कि मैं खुद। सम का मतलब होता है मैं खुद। इसका मतलब होता है कि अगर मैं खुद हूं तो कहीं ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मैं खुद नहीं है, वो खुद है। और वो खुद में जो हमारा शब्द वो आता है, वो से बना है वम। जब वे लगा देते हैं तो कहते हैं वो मैं, यानी वो वाला मैं। तो कुछ और है, कोई और है। तो दो शब्द स्वयं को याद रखें। अगर हम बाद में न लगा देते हैं तो नाउन बन जाता है, समन या समन। ऐसे ही वम या वमन। हम बोलते हैं बायां हाथ वम हाथ, वमती उल्टा। समती माने सम बराबर, समता वाला। ये दो शब्द हमारी मुक्ति का मार्ग हैं। ये दो शब्द हैं जो हमें पूरी तरह से आजाद करेंगे। ये दो शब्द हैं, दो वर्ड हैं। अगर आप ये समझ लेते हैं, और दो की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक समन अगर आप समझ लेते हैं और जान लेते हैं और सामने वाले को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि हम स्वयं समन हैं, यानी हम खुद हैं, तो फिर बहुत सारी चीजें आपकी अपने पाले में ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक ऐसे जैसे अगर कहीं कोई जमीन खरीदे और जमीन खरीद के रजिस्ट्री में आपका नाम गलती से भी पड़ जाए तो जमीन आपकी। आप मोटर कार खरीदे हैं, उसकी रजिस्ट्री में गलती से नाम आपका पड़ जाए तो मोटर कार आपकी। यानी कि आपका अधिकार बन जाता है नाम के साथ ही। इस अधिकार को पाने के लिए और इसको खोने के लिए बहुत टाइम लगा। ऐसा नहीं कि हमने ये अपना अधिकार सारा का सारा एक दिन में खो दिया, ऐसा नहीं। बहुत धीरे धीरे प्रोसेस चलता है। और प्रोसेस जब चलता है तो आपके राजा को एक साथ नहीं मारा जाता। दुनिया में कोई ये कहानी सुनाता है कि एक राजा था, उसको चाकू मार दिया और सारी राजसत्ता हमारी हो गई, ऐसा नहीं होता। चाकू मारने से राजा को किला मिल सकता है, चाकू मारने से उसकी सेना मिल सकती है, उसका खजाना मिल सकता है जो आपसे लूट उठा है, पर राज्य नहीं मिलता। अगर ऐसा होता
तो मुगलों का राज होता, अगर ऐसा होता तो अंग्रेजों का ही राज होता, अगर ऐसा होता तो गौड़ों का ही राज होता। ऐसा नहीं है। इसलिए किसी भी चीज के अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो सबसे मजबूत चीज है, जो सबसे जबरदस्त चीज है, वो है आपकी पूरी जिंदगी में जो आप सारे काम करते हैं वो किसके हैं। आपके जीने से लेकर मरने तक जितने भी संखार होते हैं, जिनको बदलकर संस्कार बोलते हैं, जितने संखार होते हैं, और उन संखारों से बनती है संखत यानी संस्कृत, कल्चर, और उससे बनती है संखति, संस्कृति। ये संस्कृति, संस्कार, सुसंस्कृत, ये बदले हुए शब्द हैं ताकि आपको याद न रहे कि आप संखति वाले, संखार वाले या सुसंखार वाले या सुसंखित लोग हैं। शब्दों का भेद है, इसलिए वो शब्द रटाए गए हैं, वो याद रहते हैं, ये नहीं याद रहते। पर पुराने समय में आप जाओगे तो एक बड़ा कॉमन सा शब्द चलता है, आजकल जो लोग पाली सीख रहे हैं या बुद्ध को मानते हैं, जानते हैं, अनिच्चावत संखारा। इसमें अनिच्चावत जो संखारा है, ये जो संखारा शब्द है, इसका मतलब है अनिच्चावत संस्कार। अगर हम इसको हिंदी में बताएं तो इसका मतलब है कि जो नित्य नहीं है, यानी जो परमानेंट नहीं है, ऐसा संस्कार। वो आगे बताते हैं कि अनिच्चावत संखारा उपजति निर्जंती, यानी पैदा होता है मरता है, पैदा होता है मरता है। धम्म में वेदना का ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान नहीं है। सामाजिक ज्ञान और भी ज्यादा गहरा है। आप जो भी काम करते हैं, जैसा भी काम करते हैं, आप नहीं जानते कि वो कितना ज्यादा आपको पूरा अधिकार देश में देता है और दूसरे लोगों के अधिकारों को चैलेंज करता है। इसको जानने के लिए आपको अपनी संस्कृति में जाना पड़ेगा। तो 3 चीजें हैं, एक है सभ्यता, एक है संस्कृति और एक है नागरिकता। पुराने समय में सभ्यता शब्द नहीं है। आज जो कहते हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी सिविलाइजेशन ऐसा है, सिविलाइजेशन वर्ड तो अंग्रेजी का ठीक है, पर भारत में सभ्यता नहीं। सभ्य मतलब, सभ्य का मतलब होता है गुण वाला। गुण वाला अच्छा भी हो सकता है, खराब भी। सभ्य, सुसभ्य, असभ्य। इसलिए सभ्यता को सिविलाइजेशन नहीं बोलते, सभ्यता को संस्कृति नहीं बोलते। सभ्यता शब्द बहुत छोटा और पुराने समय के हिसाब से हमारे लिए सिर्फ इतना ही है कि व्यक्ति के गुण सुसभ्य या असभ्य। कहते हैं ये असभ्य व्यक्ति है, ये सभ्य महिला है, ये सभ्य बच्चा है, बस इतना ही। पर सिविलाइजेशन नहीं है इसका मतलब। तो क्या संस्कृति का मतलब सिविलाइजेशन है? सिविलाइजेशन मतलब पूरे पूरे देश को जो उसके क्रियाकलाप का नाम दे। तो हम ये पाते हैं कि ये जो शब्द है ये वहां फिट नहीं बैठता, क्योंकि संस्कारिती या संस्कार हमारे 24 घंटे बनते हैं और 24 घंटे बिगड़ते हैं। अभी आपने मन में सोचा कि मुझे भाषण सुनना है, ये जो कॉन्सेप्ट सुनना है, तो ये संस्कार बन गया। आपका अभी आया कि मुझे नहीं सुनना है, तो आपने आंख बंद करी, आपका मन कहीं और चला गया। ये आपके संस्कार उपजति निर्जंती, लगातार बनते हैं, लगातार बनते हैं। इसको बोलते हैं एक्ट फॉर्मेशन। संस्कृति, संस्कार, संखार। तो फिर हमारी जो सिविलाइजेशन है उसका नाम क्या है? हमारी सिविलाइजेशन का नाम है नागरिकता। नाग लोगों से चलती है। नाग लोग समण लोग होते हैं। दरअसल समण एक हमारा बर्थ राइट है, जो हम ये कहते हैं कि मैं स्वयं यानी मैं हूं, वो नहीं मैं। तो जो समण वाला जो शब्द है, उसकी जो सिविलाइजेशन का नाम है वो है नागरिकता। नागरिकता इसलिए है क्योंकि इसमें नाग शब्द है, और नाग शब्द हमारी पुरानी सिस्टम को बताता है। इसलिए भारत में जो लोग यहां हैं उनको नागरिक बोला जाता है। नागरिक उनको बोला जाता है कि ये इस देश के सिटीजन हैं, और सिटीजन को नागरिक बोला जाता है। कोई हम ध्यान नहीं देते कि सिटीजन वही हैं जो नाग लोग हैं, बाकी जो सिटीजन होगा वो इंग्लिश होगा। यानी जो नागरिक है वो नाग है,
और जो नाग है वो सिटीजन है। कितना सिंपल है। और जो भारत का समण है वो नाग है, वो नागरिक है, उसकी नागरिकता है। नागरिकता को बोलते हैं सिविलाइजेशन। आज सिटीजनशिप बोलते हैं इंग्लिश में, पर नहीं, इसका मेन जो बदलाव शब्द है वो है सिविलाइजेशन, जिसको हम सभ्यता कह के बोलते हैं। ये बड़ा टेढ़ा सा डाला हुआ है, पर इसको क्लियर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो संहति जो शब्द है, ये जो संहति शब्द हमारे सारे मूलभूत जड़ों का, समस्याओं की जड़ों का काटने का या उसको बनाने का एक शब्द है। कैसे होता है? जब हम संहति की बात करते हैं तो हमको लगता है कि हम नाचने गाने की बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम उत्सव की बात कर रहे हैं। उत्सव संहति नहीं है, उत्सव संखार नहीं है। आपका रोना भी संखार है। आपके रोने का तरीका, अगर आपके घर में कोई मरता है तो वो भी आपकी संहति है, वो भी आपका संखार है। और आप जो भाषा बोलते हैं वो भी आपका संखार है। आप जिस तरह से खाना बनाते हैं घरों के अंदर, वो भी आपका संखार है, संस्कृति है, कल्चर है। आप जिस तरह का पहनावा पहनते हैं वो भी आपकी संगति संकर है। जो आप कहीं पर किस तरह का व्यवहार करते हैं बच्चे के साथ, बड़े के साथ, वो भी आपकी कल्चर है, आपकी संगति है, आपका संस्कार है, आपका संखार है। जो आप पढ़ते हैं, जो आप चलते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आपका रूप है, जो आपका रंग है, जो आपका शरीर है, जो आपका निवास स्थान है, वो सारे के सारे आपकी संगति के हिस्से हैं। कोई शासक दुनिया में अगर आए वो सत्ता ले सकता है, पर संहति नहीं ले सकता। इतनी पावरफुल होती है। इसको समझे, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। आप यहां से समण लोग हैं, आप यहां से इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाके आपने उसके राजा से कहा कि हम व्यापार करने आए हैं। राजा ने कहा व्यापार कीजिए। कुछ समय बाद आपने कहा कि हमारे व्यापार में दिक्कत आती है, हम कुछ सैनिक रखना चाहते हैं। राजा ने कहा, इंग्लैंड के राजा ने, रखिए। कुछ समय बाद आपने कहा कि हम यहाँ गोदाम बनाना चाहते हैं। इंग्लैंड के राजा ने कहा बनाइए। फिर कुछ समय बाद जितने समण थे उन्होंने वहां और सेनाएं बढ़ा ली, गोदाम बढ़ा लिए और फिर वहां राजा के काम में दखल करने लगे। उसके बाद वहां जितने भी लोग थे उन्होंने इंग्लिश सीखी, वहां के लोगों से शादियां की, उनसे बच्चे पैदा हुए। उसके बाद जो राजा था उसको एक तरफ किया, खुद राज करने लगे। तब भी इंग्लिश संस्कृति का कोई क्षति नहीं है। तभी वो लोग इंग्लिश संस्कृति के, इंग्लिश कल्चर के लोग नहीं कहलाए जाएंगे। वो लोग जो वहां पुरातन सभ्यता है, पुरातन सिविलाइजेशन है, उसके लोग नहीं है। उनको वर्ग वाला लोग बोलेंगे। ये समण वर्ग के लोग हैं। इनका जो सेक्शन है वो समण वर्ग है। आप किसी भी हालत में उन जैसी इंग्लिश नहीं बोल सकते, या सीख भी लेंगे तो आप नहीं कर सकते। और आप अगर अपनी लैंग्वेज को वहां थोपेंगे तो उससे कोई जानेगा नहीं। आपने अपनी लैंग्वेज अगर वहां उनको सिखाई तो कोई सीखेगा नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक यही हुआ भारत के अंदर। भारत में अरबी लोग आए, भारत में इंग्लिश लोग आए, जर्मन आए, फ्रेंच आए, पोर्चुगीज आए, और लोगों ने यहाँ की भाषा को संस्कारित कर दिया, उसका संस्कार कर दिया, बदल दिया। तो क्या भारत के सभी लोगों ने संस्कृत सीख ली? क्या भारत के सभी लोग अंग्रेजी में बात करते हैं? क्या भारत के लोगों ने तमिल छोड़ दी? क्या भारत के लोगों ने तेलुगु छोड़ दी? क्या भारत के लोगों ने अपनी पुरानी पाली भाषा जिसको आप हिंदी बोलते हैं वो छोड़ दी? क्या भारत के लोग इंग्लिश में लिखते हैं? क्या भारत के लोग संस्कृत में लिखते हैं? क्या भारत के लोग अरबी में लिखते हैं? सिर्फ राजकाज में यूज हुई है। जितने भी लोग आए हैं, राजकाज की भाषा इंग्लिश हो सकती है, राजकाज की भाषा अरबी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, राजकाज की भाषा हो सकती है, राजा की भाषा हो सकती है, पर प्रजा की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संहति भारत के लोगों की है, संस्कृति भारत के लोगों की है, कल्चर भारत के लोगों की है। ये जो कल्चरल पहचान है, इस पहचान के बड़े रूप बदले गए हैं, पर ये खत्म नहीं होती। इसकी लोग मजाक उड़ा सकते हैं। आज के समय आप किसी 5 स्टार होटल में जाओ तो कह सकते हैं कि हिंदी बोल रहा है। आज हिंदी बेइज्जती हो सकती है, पर वो बेसिकली पाली है। आज आप कहीं धोती पहन के जाओ तो मजाक उड़ाई जा सकती है, क्योंकि कल्चर को खत्म करने के लिए धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। आज आप अपनी तरह से हाथ से खाना खाओ तो लोग उसका मजाक उड़ा सकते हैं, पर वो हमारी कल्चर है, वो हमारी संस्कृति है, और उस संस्कृति के कारण हम लोग एक साथ हैं।
हम लोग एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा करते हैं। हमारे अलग अलग मतभेद हो सकते हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा, पर हम सारे एक हैं। आप कल्चर से देखोगे, आप संस्कृति से देखोगे, आप उत्सव से देखोगे, आप ट्रेडिशन से देखोगे, आप परंपरा से देखोगे, एक भी व्यक्ति हम में से अलग नहीं है। इसलिए जब गाना बजता है आजकल तेरे मेरे प्यार के छठ, तो सारे झूमते हैं क्योंकि संस्कृति झूमने की है। जब कहीं कोई मरता है तो सारे रोते हैं क्योंकि संस्कृति हमारे एक साथ दुखों को बांटने की है, क्योंकि संस्कृति हमारी बड़ी मजबूत रही है। इसलिए हमें कोई गुलाम आज तक सांस्कृतिक रूप से नहीं बना पाया। आर्थिक रूप से हमारा, पैसे रूप से हमारी जमीनें छीने बैठने पे कोई कमेंट करे तो चल सकता है, पर किसी भी हालत में हमारी संस्कृति ना खत्म हो सकती है, ना ही बदल सकती है, और ना ही आज तक बदली है। लगता ऐसा है कि अब हमारी संस्कृति कहीं विचलित हो रही है, पर ऐसा नहीं है। इसलिए किसी भी मूवमेंट का जो सबसे मजबूत पार्ट होता है वो होता है उसकी सांस्कृतिक पहचान, उसकी सांस्कृतिक पहचान। ये वो पार्ट है जो दिखाई नहीं देता, ये वो हिस्सा है जो समझ में नहीं आता, ये वो हिस्सा है जिसकी हम वैल्यू नहीं करते, कदर नहीं करते। पर जब हम मंच पे आके नाचते हैं, जब हम पगड़ी बांधते हैं, जब हमको उल्लास होता है, तो हमको समझ में नहीं आता कि हम सारे लोग एक साथ झूमने के लिए तैयार कैसे हो। हमको समझ में नहीं आता कि अभी अभी तो हम बात कर रहे थे कि तेरी राजनीतिक पार्टी वो, मेरी राजनीतिक पार्टी वो, तेरा मत ये, तेरा मत वो, तेरा धर्म वो, तेरा गुरु वो, तेरा चेला वो, तेरी भाषा ये, तेरी भाषा वो। पर यहाँ आए तो ना कोई किसी की भाषा पूछता है, ना कोई किसी का नाम, ना कोई पता। बस आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चा हरिद्वार पे और डांस शुरू हो गया, छोड़ने को तैयार नहीं। ये सांस्कृतिक पहचान है, ये सांस्कृतिक पहचान है, ये कल्चरल पहचान है। जो व्यक्ति अपनी जड़ों में चला जाता है, अपनी संस्कृति में चला जाता है, वो दुनिया के सारे किले फतेह कर सकता है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने इस संस्कृति पे कब्जा करने के लिए काम किया और हमने उनका काम आसान कर दिया। जो व्यक्ति जहां रहता है उसकी सारी चीजें होती हैं, सब चीज उसकी होती है। कोई बाहर से अगर आएगा और आके यहाँ राज करेगा तो क्या यहाँ पे स्तूप बनाएगा, क्या यहाँ धूप बनाएगा, क्या यहाँ जो हमारा मंदिर का कल्चर है वो बनाएगा, क्या हमारा बिहार का कल्चर है वो बनाएगा। कोई बनाएगा तो क्या बनाएगा, कोई मस्जिद बनाएगा, कोई मुगल आएगा तो, कोई कृष्ण आएगा तो अपना गिरजा बनाएगा। वो उनकी अलग पहचान हो जाती है। पर ये जो जमीनों के नीचे मिलता है, ये जो भाषाओं में मिलता है, ये जो हजारों संतों में मिलता है, ये जो अलग अलग भाषाओं में मिलता है, ये जो हम इतने सारे मेले लगाते हैं, ये जो कुंभ का मेला लगता है, ये जो इतने सारे फेस्टिवल हैं, ये जो इतने सारे उत्सव हैं, ये जो इतना सारा व्यापारिक लेन देन है, ये हमने कैसे छोड़ दिया? ये क्यों हमने किसी को कब्जे में दे दिया? ये क्यों हमने थाली में रख के दे दिया? हमने कभी इस पर देखा नहीं, चिंतन नहीं किया। जो व्यक्ति जहां का होता है उसकी सारी परंपराएं, कल्चर, ट्रेडिशन उसकी और उसके बाप की होती है। जो व्यक्ति बाहर से राज करने आता है उसके कल्चर को, उसके ट्रेडिशन को बाहर वाले लोग माने, पर देश में नहीं मानता कोई भी। बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो आते हैं बाहर से, 1000 में एक, 10,000 में एक, बस ऐसे। आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी उसके अंदर। पर उन लोगों की कोई सभ्यता, कल्चर यहां नहीं चलती, कोई संस्कृति यहां नहीं चलती। क्यों चलेगी? अगर यहाँ इतने सारे लोग हैं और सारे लोगों को मैं ये कहूं कि मैं आपको मुर्गा बन के दिखा रहा हूं, आप सारे मुर्गा बनो, तो कोई मेरा बहुत जबरदस्त अंधा भक्त होगा तो कहेगा कि मुर्गा बने, ये नहीं बने, हम भी बने, हमें पता नहीं क्यों बने। पर बुद्धिजीवी लोगों में कोई मुर्गा बनेगा, कहेगा तू अकेला मुर्गा बन, हम क्यों बनेंगे मुर्गा? तो बाहर से कोई अगर आदमी आता है और आगे वो कोई अपना चलाना चाहे, पॉसिबल नहीं है। वो अपने घर में चला सकता है, अपने घर में कुछ कर सकता है, पर सार्वजनिक रूप से पॉसिबल नहीं है। पर कब्जा तो करना है, संस्कृति पे कब्जा करना है, कल्चर पे कब्जा करना है, पूरे जितने भी परंपराएं हैं उन पे कब्जा करना है, जितनी भी मान्यता है उन पे कब्जा करना है, जितने भी स्थल हैं, जितने भी हमारे धर्म स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उन पे कब्जा करना है। क्योंकि वो सारे के सारे समाज का केंद्र हैं, ताकत का केंद्र है, पैसे का केंद्र है। अगर उन पे कब्जा नहीं होगा तो आप पे कब्जा नहीं हो सकता। एक गुरु अगर मठ चलाता है और उस मठ पे कब्जा करना हो तो उस मठ में हाथ जोड़ के चले जाओ, उस गुरु को पटा लो, उसके बाद मठ आप पर आपके पिताजी का। पर फिर भी लोग मानते नहीं है, लोग कब्जे नहीं, गुरु कब्जे में आ सकता है पर संस्कृति कब्जे में नहीं आती। ये कमाल की बात है।
तो संगति को बिगाड़ने के लिए, संगति पे कब्जा करने के लिए सारे जितने भी माइग्रेंट लोग होते हैं दुनिया में, जो इन्वेडर्स होते हैं, जो दूसरे देशों में घुसपैठ करते हैं, दूसरे के मोहल्ले में घुसपैठ करते हैं, दूसरे के स्टेट में घुसपैठ करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ये सारे के सारे लोग हमारी बात माने, हमारी परंपरा के अनुसार चलें, हमारा क्रियाकलाप माने। तो कैसे माने? 3 तरीके वो अपनाते हैं। पहला तरीका तो अपनाते हैं कि वो उन्हीं में घुल मिल जाते हैं, कहते हैं तुम्हारी मान्यता हमारी मान्यता है, भूल जाते हैं, मिल जाते हैं। दूसरा तरीका यह है कि वो उसको विचित्र कर देते हैं, उसको बदल देते हैं, उसका रूप रंग बदल देते हैं, कहानियां लगा देते हैं नैनी में, और उसको रंग बदल के कहते हैं कि ये हमारा, ये ऐसा। और तीसरा है कि उसको खत्म कर देते हैं, खत्म, बिल्कुल जमीन में गाड़ दिया, दबा दिया। तो बुद्ध जैसे लोगों को, अशोक जैसे लोगों को खत्म किया जाता है, क्योंकि उनकी जो मान्यता है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसलिए वो इंडिया से गायब हो गए। पर बाकी जो लोग हैं, जितने भी संत हैं, साधु हैं, उन पे अपनी स्टाम्प लगा दी, और जितने भी फेस्टिवल हैं उन पे अपनी स्टाम्प लगा दी। ऐसा कौन सा देश है जहां फेस्टिवल मनते हो जो यहां फेस्टिवल मनते हो? आप मैच करो, जो फेस्टिवल है सारे के सारे बाहर से आए हुए लोगों के कल्चर में नहीं है, बाहर के देशों में नहीं बनते। कहीं अगर क्रिसमस डे मनाते हैं तो साफ पता चलता है हमारा फेस्टिवल नहीं है, कहीं अगर ईद मनाते हैं तो साफ पता चलता है वो हमारा फेस्टिवल नहीं है। हमारे लोग उस मत में चले गए, कोई बात नहीं, क्योंकि मत में जाने का संवैधानिक अधिकार है, जा सकता है व्यक्ति, पर कल्चरली वो हमारे नहीं है। कल्चर रूप से जो यहाँ के फेस्टिवल हैं वो चलते हैं, और वो सारे के सारे फेस्टिवल जितने भी हैं वो पड़वा पे पढ़ते हैं, अमावस पे पढ़ते हैं, पूर्णमास पे पढ़ते हैं, 81 पे पढ़ते हैं, 82 पे पढ़ते हैं, 13वीं पढ़ते हैं, 13 पे पढ़ते हैं, 14 पे पढ़ते हैं, 10वीं में पढ़ते हैं, यानी पुराने कैलेंडर पे पढ़ते हैं। और पुराना कैलेंडर हमारा है, पुराना संस्कृति हमारी है। जो 26 जनवरी है, जो ये 26 नवंबर है, जो 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, ये आज के हैं, इनके डेट के हिसाब से आता है। तो डेट वाले अभी के हैं, पर अगर जिसमें पड़वा है, जिसमें अमावस्या है, जिसके अंदर 81 है, 82 है, जिसके अंदर 13 है, जिसके अंदर तीज है, जिसके अंदर चौथ है, 14 है, वो सारे के सारे फेस्टिवल पुराने हैं, पर नाम बदल दिए, कहानी बदल दी, विकृत कर दिया। तो हमने क्यों छोड़ा? हमने छोड़ा इसलिए हमारा पतन होना शुरू हुआ। हमने उनकी कहानियों का समझे नहीं क्या कारण है, क्या नहीं, इसलिए हमारा विरोध हुआ। इसलिए वो सारी की सारी जो संगति है, हमारे लोग बड़े परेशान रहते हैं। परेशान इसलिए रहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा लोगों को कहां तक समझाएंगे, इसलिए 22 प्रतिज्ञा मानो, काम खत्म करो। अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, क्योंकि बाबा साहब सबसे बड़े विद्वान हैं, पर जानकारी लेने में कोई बुराई नहीं है। जानकारी लेने से आपको अपनी संगति का पता चलेगा। ऐसा बाबा साहब ने कहा है, 2 तरह की संगतियां बताई उन्होंने, एक समर संगति और एक ब्राह्मण संगति, जिसको बोलते हैं श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति। हम उसको समण और ब्राह्मण बोलते हैं। पर भारत में एक ही तरह की संगति है, दूसरे तरह का वर्ग है। उस समय शब्दों का शब्द अलग अलग था, समझ नहीं पाते लोग, क्योंकि श्रमण लोग ही हैं, सारे के सारे हैं, तो संगति उनकी है। जो बाहर से लोग आए हैं उनकी संगति नहीं होती है, उनका वर्ग होता है। इसलिए ये संगति वाला जो कार्यक्रम है, इसको लगाया जा रहा है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया है, और इससे आपके 365 दिन जुड़े हैं। चाहे आप किसी भी संगठन में हैं, चाहे किसी भी मान्यता में हैं, चाहे कहीं भी आप रहते हैं, आपके पूरे जीवन आपके बच्चे से जुड़े हुए हैं। जब बाहर उत्सव मनता है तो आपका बच्चा या तो मायूस होकर आएगा या चीयर अप होकर जाएगा, पर वो आपका बच्चा उस फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है, आपकी जितनी परंपराएं उनसे जुड़ा हुआ है। आज आपने पगड़ी बांधी है, एक पुरानी परंपरा, आपने इसको सिरोगठन बोलते हैं, सिरोगठन आपने बांधी है, आपकी पुरानी परंपरा है। ये पुरानी जो ट्रेडिशन, पुराना जो कल्चर है, इसको वापस लेके आने के लिए ये संगति कमेटी है। जब हम बात करते हैं कि समणों की कितनी पहचान है और कैसे हम अपनी संगति को पहचाने, तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है। बहुत सिंपल सा फार्मूला इसलिए है क्योंकि सांस्कृतिक बदलाव के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी घटी हैं जो हमारी समझ से परे हैं और हमको उनमें फंसा दिया गया है। अगर हम उस बात को अच्छी तरह समझ लें और जान लें तो हमें पता चलेगा कि हमको सबसे ज्यादा फंसाया गया है जात के नाम से। हमारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारी पुरानी कल्चर में जात का जो अर्थ है वो काम करने को बोलते हैं, और हमारे लोगों की सबकी जात होती है, क्योंकि हमारे सब लोगों ने पहले राजा का काम किया है,
सैनिक का काम किया है, सिपाही का काम किया है, शिकारी का काम किया है, वैज्ञानिक का काम किया है, टीचर का काम किया है, लिखाई का काम किया है, पढ़ाई का काम किया है। बाहर से आने वाला जो व्यक्ति है वो क्यों करेगा ये काम? बाहर से आने वाला व्यक्ति दो काम करता है, ज्यादा संख्या में होगा अकेले में आपको लूट लेगा, और अगर आपकी संख्या ज्यादा है तो याचक बन जाएगा, याचना करेगा। इसलिए बाहर से आने वाले जितने भी लोग हैं वो बड़े ईमानदार हैं, वो ये कहते हैं हम याचक हैं, मांगने वाले हैं, मांगते हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा है हमारी जात नहीं है, हम बमड़ हैं। बमड़ मतलब बाहर से आए हुए लोग हैं और हम याचक हैं। कितने ईमानदार हैं वो लोग, आप उनके पीछे खामे खा पड़े रहते हो। आज भी कहते हैं हम बमड़ हैं और याचक हैं, लाओ दो क्या तुम्हारे पास, अपना देश दे दो, अपना घर दे दो, अपना परिवार दे दो, अपना पैसा दे दो, अपनी इज्जत दे दो, अपना रुतबा दे दो, नौकर बन जाओ हमारे। मांग रहे हो तो याचना कर रहे हैं, दो। उन्होंने कभी भी किसी भी हालत में ना छीना है ना झपटा है। कोई लोग ये कहते हो जी कि छीना है झपटा है, एक इतिहास के अंदर एक बिंदु नहीं, एक भी लेटर ऐसा नहीं, एक भी युद्ध नहीं, एक भी एक्शन नहीं, हमेशा याचना का मांगने का है। पर आप इतने बड़े दानी हो कि अपना सब कुछ दे दो, तो उसमें उनका क्या दोष, मांगने वाले का क्या दोष? पर बाबा साहब साफ साफ बोलते हैं कि कल्चर जो है वो समणों की है। तो समणों की कल्चर है तो इनको बोलते क्या है? जो समण कल्चर के लोग हैं, समण संस्कृति के लोग हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनकी क्या पहचान है? अगर हम पहचान की बात करें तो 9 प्रकार की लगभग पहचान है, जिसमें एक अंतिम वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी की सारी टेम्परेरी है। कोई व्यक्ति कहता हो कि मैं ये काम करता हूं, उसकी ये जात होगी, कल को उसने काम बदल दिया, उसका जात बदल गया, परसों को काम बदल दिया, उसका जात बदल गया। जात काम को बोलते हैं, ऐसा साफ साफ आपके पास एक किताब मिली है, उसमें साफ लिखा हुआ है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं फलानी राजनीतिक पार्टी का आदमी हूं, फलानी राजनीतिक पार्टी मेरी है, वो राजनीतिक पार्टी बदल जाती है। जो पार्टी 20 साल पहले पैदा हुई उससे पहले थी नहीं, और 20 साल बाद दूसरी राजनीतिक पार्टी, और जम करके लोग इधर से उधर चले जाते हैं। तो राजनीतिक पहचान टेम्परेरी पहचान है, अस्थायी पहचान है, बदल जाती है। जातीय अस्थायी पहचान है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं फलानी मान्यता का आदमी हूं, ईसाई मान्यता का आदमी हूं, सिख मान्यता का आदमी हूं, या बौद्ध मान्यता का आदमी हूं, या जैन मान्यता का आदमी हूं, तो बदल जाती है। ये मान्यताएं आती जाती रहती हैं। 4200 की करीब मान्यताएं हैं। इन सारी मान्यताओं के अंदर आप अगर समय के हिसाब से देखोगे तो पुरानी मान्यता बुद्ध की है, 26 साल पुरानी। उससे पहले कोई बुद्ध वाली मान्यता का व्यक्ति नहीं था। महावीर की भी 26 साल पुरानी है, 26 साल पुरानी है। और मुसलमान जो है वो सब 14 साल पुराने हैं, क्योंकि जो मोहम्मद साहब है 14 साल पहले का उनका बर्थ है। तो जितने भी यहाँ लोग हैं जो ईसाई हैं वो 2000 साल पुराने हैं, और जो लोग सिख हैं वो 500 साल पुराने हैं, और जो हमारे रविदासी हैं या कबीर वाले लोग हैं वो 700 साल पुराने हैं। तो कितनी मान्यताएं बदल गई, और मान्यताएं बदलती रहती हैं। तो मान्यताएं टेम्परेरी हैं, पर हमारे लोग मान्यताओं में उलझे हुए। मान्यताएं पर्सनल होती हैं, आपकी ये पर्सनल पहचान है, इससे आपकी सामाजिक पहचान में कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं सामाजिक संगठन में काम करता हूं, उसकी सामाजिक संगठन की पहचान है, वो खत्म होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उनकी पहचान खत्म हो जाती है। कुछ व्यक्ति ये कह सकते हैं कि हमारी भाषागत पहचान है, मैं तेलुगु बोलता हूं, मैं तमिल बोलता हूं, मैं हिंदी बोलता हूं, मैं पाली बोलता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं। तो आजकल मल्टीलिंगुअल लोग हैं, भाषाएं बदलती रहती हैं, जगह बदलती रहती हैं। कोई कहे कि मैं बिहार में रहने वाला बिहारी हूं, तमिलनाडु में रहने वाला मैं तमिल हूं, या महाराष्ट्र में रहने वाला मराठी हूं, तो बदल जाता है। आजकल सबका माइग्रेशन हो जाता है, इसलिए जगह बदलते ही उनका सिस्टम बदल जाता है। ये भी अस्थायी है। जो रूप रंग है हमारा दिया हुआ है, लोग कहते हैं कि मेरा जो रूप रंग है वो स्थायी नहीं है। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप नर से नारी बन सकते हो, नारी से नर बन सकते हो, और 2-3 बार लोग बने हैं। वो बदला हुआ है, कोई प्राकृतिक चीज ऐसी नहीं है कि स्थायी रहेगी, वो भी आपकी पहचान स्थायी नहीं है। कल तक आप राजकुमारी थे और आज आप राजकुमार बन गए, यहाँ कोई नहीं पूछने वाला, फिर राजकुमारी बन गए, और वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट मानती है उसको। आपका जो शरीर है, रूप रंग है, ये भी बदल रहा है। आजकल ऐसी दवाइयां आ गई हैं कि आप काले से गोरे हो सकते हैं, गोरे से काले। माइकल जैक्सन को देख लो, माइकल जैक्सन कितना काला था और कितना गोरा हो गया, और ऐसा गोरा हुआ कि गोरों को मात करने लगा। तो ये भी जो जेनेटिक आपकी पहचान है बदल जाती है, इसमें भी कहीं कुछ है नहीं। जो आपका गुण व्यवहार है, नाम रूप बोलते हैं इसको पुरानी भाषा में, ये भी स्थायी नहीं है। क्योंकि आप आज किसी के प्रति बहुत करुणामयी हो सकते हो, और कल को आप उसके प्रति उग्र भी हो सकते हो। आज कहीं आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो सकता है, और 80 साल बाद जब आपके शरीर में जान ना रहे तो उससे भी ज्यादा बेहतर हो सकता है, या कर्कश भी हो सकता है। तो व्यवहार, रूप, रंग, ये अस्थायी पहचान है, ये बदलते रहते हैं, इनका कहीं कोई
स्थायी की चीज नहीं है। तो हमारी जो स्थायी पहचान है वो है क्या? धर्म नहीं, मजहब नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, हमारा शरीर नहीं, हमारी नाम नहीं, हमारा काम नहीं, हमारा जो राजनीतिक संगठन है वो नहीं, हमारा सामाजिक संगठन है वो नहीं। तो आखिर हम हैं क्या? हमारी पहचान क्या है? हम हैं कौन लोग? तब हम ये कहते हैं कि आपकी संस्कृति क्या है, आपकी संस्कृति क्या है। ये सवाल बताएगा कि आप क्या हो। तो हमारे लोगों को पता ही नहीं कि उनकी संस्कृति क्या है, उनकी कल्चर क्या है, कल्चर का नाम क्या है। भाई इंग्लिश कल्चर वाले को क्या बोलते हो आप? इंग्लिश, अंग्रेज। और अमेरिकन कल्चर वाले को क्या बोलते हो? अमेरिकन। जोर से बोलो, क्या बोलते हो? अमेरिकन। और जो अरबी कल्चर का है उसे क्या बोलते हो? अरेबी बोलते हो। और जो समर कल्चर वाला है उसे क्या बोलोगे? कितना सिंपल है। इसलिए ये जो उत्सव है, जो संस्कृति है, आज तक अगर आपको याद नहीं है कि आप किस संस्कृति के व्यक्ति हो तो छाप लगा लो कि आप समर संस्कृति के व्यक्ति हो। और दूसरी छाप ये लगा लो कि भारत में कोई दूसरी संस्कृति है नहीं, क्योंकि संस्कृति उनकी होती है जो यहाँ का रहने वाला हो, जिसकी पीढ़ियां जन्म जन्म से रह रही हो, जो यहाँ काम करता हो, जिसके यहाँ बहुत सारे गुरु हो, बहुत सारे मत हो, जो यहाँ चीजों को बदलता रहता हो, जो यहाँ लगातार वेशभूषा बदलता रहता हो, खाता पीता रहता हो, जिसकी परंपराएं हो, जिसके धूप हो, जिसके स्तूप हो, जिसके मंदिर हो, जिसके चैत्य हो, जिसके पूजा स्थल हो, जिसके प्रार्थना स्थल हो, जिसका सन्निपात बहुल हो, उन लोगों की संस्कृति होती है। और जो बाहर से आते हैं उनकी कोई कल्चर, उनकी संस्कृति नहीं होती है। वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, याचना करेंगे, लाओ क्या तुम्हारे पास, हमको दे दो। इसलिए ये जो शब्द है, समर शब्द है, ये समर शब्द हमारी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को बताता है। आप कुछ भी हैं, कहीं भी हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टी में टूटे पड़े हैं, कोई फायदा तो नहीं है। पर मैं यहां कहता नहीं, क्योंकि हर एक आदमी का अपना चॉइस है, उसको क्या राजनीतिक पार्टी अच्छी लगती है, क्या नहीं लगती है, वो जाने। आप बहुत सारे मतों में जा सकते हैं, क्योंकि इस समनीय जो कल्चर है उसके धर्म को समनीय धर्म बोलते हैं। और मैं नहीं कह रहा, अरब की किताबों में लिखा हुआ है, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां जितने भी लोग हैं इसको समनीय धर्म बोलते हैं। जितने भी समनों के गुरु हैं वो समनीय धर्म में आते हैं। आप किस मत को मानते हैं ये आपकी बात है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं, क्या कपड़ा पहनते हैं, कैसे शादी करते हैं, कैसे ब्याह करते हैं, किसी को बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आप बोलचाल कैसी है, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, लूले हैं, लगड़े हैं, गोरे हैं, काले हैं, सुंदर हैं, कैसे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप सभ्यता के रूप में, संस्कृति के रूप में या नागरिकता के रूप में, तीनों शब्द आजकल सिमिलर चलते हैं। मोस्टली सभ्यता चलती है। आपकी समर सभ्यता में आपको अपनी पहचान पता है या नहीं? और अगर आपको पहचान अपनी पता है तो ये आखिरी 9वां नियम है कि हमारी मूल पहचान हमारे मरने के बाद भी नहीं खत्म होती। अगर आप मर जाओगे और मरने के बाद में कोई कहेगा कि ये समर था या बमर था, तो आपको समर ही बोलेंगे। समर से बमड़ बनने का और बमड़ से समर बनने का कोई रास्ता नहीं है। और हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे किसी मान्यता में जाएं, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो संस्कृति है, वो एक है, समर है। इसका फायदा तब होता है जब सांस्कृतिक उत्सव होते हैं। इसका फायदा जब होता है जब कोई कुंभ जैसा मेला लगता है। इसका फायदा जब होता है जब कोई फेस्टिवल बड़े देश का लेवल होता है। हमको पता नहीं कि हम कितनी पुरानी संस्कृति के, कितनी पुरानी संस्कृति के लोग हैं और कब से हम इन फेस्टिवल को, इन त्योहारों को, इन मेलों को मनाते आ रहे हैं। हमने वहां बेर वाला मेला मनाया, हमने वहां होली वाला मेला मनाया, हमने वहां दिवाली वाला मनाया। आज उनके रूप विकृत हैं, आज उन पे कब्जा दूसरे लोगों का है, आज दूसरे लोग उसको ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। पर हम ये सोचते भी नहीं है कि इस देश में इतनी पुरानी परंपराओं के मालिक, इस संस्कृति के मालिक हम हैं, तो दूसरों के हाथों में है क्यों? क्यों है? क्या कारण है? और ये है क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे मूवमेंट का। जितना भी मूवमेंट है, जो हमें सुख के लिए चाहिए, जो हमें विकास के लिए चाहिए, जो हमें सुरक्षा के लिए चाहिए। अगर हम अपनी संस्कृति को समझ गए और हमको ये पता चल गया कि हमारी संस्कृति समणों की संस्कृति है, हमारी सिविलाइजेशन का नाम समण है, आपको कोई नहीं बताने वाला। आपको क्यों नहीं बताने वाले? क्योंकि आपको कह दिया कि ये जो सभ्यता है, एक बमर सभ्यता है और एक श्रीमण सभ्यता है।
और श्रमण सभ्यता में आपको कह दिया कि आप सभ्यता के मालिक हो ना। कल को कोई आप में से विद्वान कहे कि हमारी तो सभ्यता नहीं है, तो आपके मुंह पे छेद देंगे। वो क्या कहेंगे? श्रमण सभ्यता है, ऐसे ही बोलेंगे ना, श्रमण सभ्यता है। पर उसके बाद क्या बोलेंगे? श्रमण सभ्यता का मतलब है श्रम करने वाले लोग। बस सभ्यता तो आपकी है, हम मना नहीं कर रहे, क्योंकि इसको कैसे छुपाएंगे? इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, इतना बड़ा कल्चर, उसको कैसे मना करेंगे? पर उसको डाउन करके, शब्द बदल के, समन का श्रम करके और कह दिया कि श्रम करने वाले लोग हैं। ये जितने भी लोग हैं, मेरे को तो सारे पगड़ी पहने हुए, बिना पगड़ी पहने हुए, अगली बार सारे पहनेंगे, राजा लगते हैं। आपको लगते नहीं लगते? राजा के बनने में दिक्कत होती है, जरा जोर से बोलो, लगते नहीं लगते? राजा लगते नहीं लगते सारे? हम पुराने राजा लगते नहीं हैं। जिनकी संगति होती है, जिनका कल्चर होता है, जिनका देश होता है, वही देश के मालिक होते हैं। पूरी दुनिया का नियम है। कनाडा के अंदर इनका भाई रहता है, वो कहता है हम यहाँ 2 दर्जे के सिटीजन हैं, हमें यहाँ सिटीजनशिप तो मिल गई है, पर हमारे चालान हो जाते हैं। जो कनाडियन लोग हैं वो दारू पीकर कोई काम नहीं करते, वो रॉयल्टी लेते हैं, वो दारू पीकर पुलिस वाले को गाली ठोक देते हैं, उनका कोई चालान नहीं होता और उनका हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वहां के सभ्यता वाले, जो उनकी संगति है, उनकी वहां की संगति है, और जो इनका भाई यहां से गया हुआ है उसकी यहां की संगति है। तो वो अपनी संगति में उसकी संगति क्यों मिक्स होने देंगे? लेबर के रूप में काम करने आए तो लेबर का काम करें, पर यहां तो मामला उल्टा है। यहां तो लेबर काम करने आई और राजाओं को लेबर बना दिया और उनको कह दिया कि तुम श्रम करने वाले श्रमिक हो, राजा नहीं हो, भूल से भी याद मत करना। इसलिए पूरे पाली साहित्य में श्रम शब्द ही नहीं है। पुराने समय बाबा साहब की किताब में जाके देखोगे, श्रम शब्द नहीं है। वो क्या शब्द बताते हैं? वो कहते हैं कि ये जो शब्द है ये समण शब्द है। और जब समणों की हिस्ट्री हम पता करते हैं, कहां से? मैगजीन्स की बुक से, तो हमें 7 प्रकार के समण मिलते हैं। पर अफसोस इस बात का, जो मैंने शुरू में कहा था, हमारे जो विद्वान हैं वो उनकी किताबों में अटके पड़े हैं, क्योंकि किताबें और ज्ञान जो है वो संगति का सबसे अचूक हथियार होती हैं। अगर आपने किसी संगति में मिश्रण करना है, उसको खत्म करना है, तो सबसे पहले उस संगति के लोगों को अनपढ़ बना दो, उनको पढ़ने मत दो, उनको दारू में, नशे में लगा दो उनके बच्चों को, ताकि वो पढ़े ना। और अगर वो बाय चांस पढ़ भी ले तो उनकी किताबें बदल दो, ताकि उसको पढ़ने को मिले नहीं। और अगर वो पढ़ भी ले तो उसकी बात को मानो मत, और ना उसकी बात को प्रचारित करो। और कोई अगर कह भी दे तो उसको काउंटर करो, उसका विरोध करो। पत्थरों पे लिखी हुई किताब सबसे पहले सम्राट अशोक की, समण सम्राट अशोक की। लिखा पढ़ा आदमी कौन? समण। पढ़ने वाला कौन? समण। लिखने वाला कौन? समण। पर एक भी स्क्रिप्ट संस्कृत भाषा में नहीं मिलती, क्योंकि संस्कृत भाषा बने कैसे? उसे समझेगा कौन? जाने कौन? उसे लिखे कौन? बाहर से आए हुए लोग याचना करते हैं, याचक करते हैं, वो स्क्रिप्ट नहीं लिखते। तो ये जितना भी साहित्य है, जितनी भी किताबें हैं, वो संस्कृति का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं। उनको सच नहीं मानना चाहिए। दूसरे की लिखी हुई किताब जो आपके हाथ में है, वो उसने अपने लिए लिखी है, आपके लिए नहीं लिखी है। कोई व्यक्ति जो संस्कृत में किताब लिखता है, क्या वो आपके लिए है? जब आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो क्या किताब आपके लिए हो सकती है? हो सकती है क्या? जोर से बोलो। तो जब किताब आपके लिए है नहीं, आपकी है नहीं, भाषा आपकी है नहीं, काय भरे जा रहे हो? जब बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग बताते हैं कि हमारी भाषा पुरानी पाली है, पाली हमें पढ़नी चाहिए, पाली हिंदी है, पाली ही हिंदी है, तो इसी को पढ़ो, इसी को देखो, इसका मनन करो, इसको जानो। इसको जानोगे, इसको मनन करोगे तो आपको पता चलेगा हम समण हैं। क्या है हम? हमारी पहचान क्या है? मैं समन हूं, मैं समन हूं, मैं समन हूं। और जब हम आवाज देते हैं तो कहते हैं आवाज दो, हम समन है। अगर आप एक बोलोगे कभी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि 1/2 बहुत जल्दी हो जाते हो आप। पर आप ये बोलो कि समन है, समन का बटा नहीं होता, समन का मतलब समन है और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, हम समण हैं।
बहुत मैंने बोर कर लिया है, अब आपका डांस का समय आ गया है। हमारी टीम आ गई है, देखो बढ़िया वाली भारती जी आ गए हैं, आपको क्या बोलते हैं डांस कराएंगे और आपका कुछ कार्यक्रम रह गया है वो कराएंगे। आपने संगति के बारे में सुना, अगर कोई डाउट हो तो जूम पे हम मिलते हैं। उससे पहले मैं जो यहाँ जो हमारे युवाओं ने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि युवा अपने आप को बुलाएंगे नहीं, मैं चाहता हूँ कि सारे युवा जो किया था वो एक बार आ जाए। सब काम कर रहे सारे काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजा दीजिए जब वो आएंगे आ जाएंगे। युवाओं को हौसला बढ़ाइए। संघ नमामि संघ नमामि संघ नमामि। मेरे से कोई गलती हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे।